तो आज की कहानी इस बारे में है कि कैसे मैं 1 लाख रुपए जीत गया और सच में जीता। मतलब जब टीचर लोगों में ईगो की शर्त लगती है ना, तो जिस पैसे की शर्त लगती है वो पैसे देने पड़ते हैं। ये जो वीडियो है इसे आप वीडियो नंबर 2 बोल सकते हैं, जो हमने मैथ गर्ल वाला वीडियो बनाया था उसका। और जो स्टूडेंट्स ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो अब देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। ये वीडियो से टोटली इंडिपेंडेंट है। तो चलते हैं कि कुछ अराउंड 18 साल पहले एक सीनियर फैकल्टी ने मुझे चैलेंज किया। अब हो क्या रहा था, उस वक्त अपन बड़े पॉपुलर हो रहे थे, तो थोड़ा सा शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये नया नया लड़का आया है और ये इसको सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी चैलेंज दे दिया कि करके दिखा। उन्होंने क्वेश्चन ये दिया था कि एबीसी को जंगल में एक डायमंड मिला पड़ा हुआ, और ए ने तुरंत झपट्टा मार लिया। अब लड़ाई हो गई कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे तीनों में। तो उन्होंने एक गेम का इन्वेंट किया तीनों ने, और इससे डिसाइड होगा कि किसको डायमंड मिलेगा। अब गेम क्या है जरा उसको समझिए। गेम ये है कि जिसके पास डायमंड है वो एक बॉल फेंकेगा ऊपर, और तीनों भागेंगे उसको कैच करने के लिए। जिसको बॉल हाथ में आ गई उसके पास में डायमंड चला जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये खाली एक बार नहीं होगा। मतलब ये बॉल को 9 बार फेंका जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 की 9 बार लोग कैच करेंगे, और जिसको पकड़ में आया ये नहीं वो लेके भाग जाएगा, तो दोबारा फेंकेगा। रूल है। और सब अपना प्रॉपर एफर्ट लगाएंगे। ये कुछ चालूगिरी नहीं होगी कि अब मैं फेंकना बंद कर देता हूं, अब मैं फेंकूंगा तो कहीं मेरे हाथ से चली ना जाए। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है। वो गिवन है कि भाई फेंकना पड़ेगा, 9 बार फेंकना पड़ेगा। 9 बार के एंड में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स द डायमंड। स्टार्टिंग ए ने किया था, पर प्रोबेबिलिटी किसकी? बी गेट्स द डायमंड। ऑल्सो जब बॉल थ्रो हो रही है उसके बाद जो बॉल कैच कर रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जब ए ही थ्रो करता है तो ए के ही कैच करने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है। ए थ्रो करता है तो बी के कैच करने की प्रोबेबिलिटी भी 7/10 है। ए थ्रो करता है तो सी के कैच करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। आप देख सकते हैं तीनों का एडिशन 1 आ जाएगा, क्योंकि ए थ्रो करेगा तो कोई ना कोई तो कैच कर ही रहा है। ये नहीं कि कैच छूट गया। तो कैच नहीं छूट रहा, कैच नहीं छूट रहा, कैच कोई ना कोई पकड़ ही रहा है। जब बी फेंक रहा है तो ए के कैच करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के कैच करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी ने खुद कैच कर ली तो, और सी के कैच करने की प्रोबेबिलिटी ये है। यहां पर भी आप देखोगे तीनों को ऐड करके 1 आ ही जाएगा। और जब सी फेंक रहा है तो ए के कैच करने की प्रोबेबिलिटी ये, बी के कैच करने की ये, और सी के कैच करने की ये। एंड यू विल सी व्हेन यू ऐड दीस 3 आल्सो यू विल गेट 1। मतलब सी भी जब फेंकेगा तो कोई ना कोई कैच कर ही लेगा। अब सवाल ये आता है कि ये बताओ कि भाई 9 बार ऐसे थ्रो हुए, पहली बार थ्रो हुआ तो किसी ने पकड़ा होगा, फिर उसने थ्रो किया होगा, फिर किसी ने पकड़ा होगा, फिर उसने थ्रो किया होगा, और ऐसे करते करते 9 बार हो गए। तो 9 बार के एंड पे बी के पास डायमंड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। अब गेम आपको समझ में आ गया, और मैं आपको फुल वो बता रहा हूं कि उन्होंने चैलेंज दिया था, तो मैंने उन्हें ये चीज नहीं बताई कि मैंने इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन ऑल्दो वेरी वेरी इजी किया हुआ था। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाता हूं कि मुझे क्या पहले से आता था, ताकि शायद आपको भी हिंट लगे कि इस क्वेश्चन में कैसे सोचना है। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जेई में आएगा तो जेई वालों के कई सालों तक याद रखा जाएगा कि इतना प्यारा क्वेश्चन जेई ने दिया है। लेट मी शो यू कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पता था। कि ए है और बी है, दो जुआरी है। ए के पास 7 रुपया है, बी के पास 5 रुपया है। एक गेम खेल रहे हैं कि दोनों के दोनों एक कॉइन टॉस करते हैं। एक ही कॉइन है, वही टॉस ही हो रहा है, और टॉस होता रहता है, कंटिन्यूस हो रहा है। हेड्स आता है तो ए जो है बी को अपनी जेब में से 1 रुपया दे देता है, ले भाई 7 रुपए थे ना, मतलब भाई 1 रुपया दे देता है। टेल्स आता है तो बी ए को 1 रुपया दे देता है, और दोनों जुआरी ऐसे लगे हुए हैं। अब जिसके पास ऐसे टॉस होते 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 जिसके पास 12 के 12 रुपए आ जाएंगे वो गेम जीत जाएगा। और ऑफ कोर्स यही 12 रुपया टोटल कैपिटल है। 7 रुपया ए के पास, 5 रुपया बी के पास, और 12 रुपए के अलावा कोई और कहीं से उधार नहीं ले सकता, कुछ नहीं है। तो जिसके पास सारे 12 रुपए आ गए, गेम खत्म हो गया, गेम खत्म, वो जीत गया और दूसरा हार गया। इनफैक्ट गेम स्टॉप्स जब कोई भी एक बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। ये क्वेश्चन है कि क्या चांस है कि इस गेम में ए जीतेगा। ये मत बोलिए कि इक्वल होगा, क्योंकि उसके पास 7 रुपया, उसके 5 रुपया। अब आप यही सोचिए कि गेम की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी किसके पास कितना रुपया। अब ये गेम बैंकक्रप्ट होने का खेल, आप
और अंबानी साथ खेले कि मैं 1 रुपया दूंगा तू 1 रुपया देगा, तो शायद मुझे लगता है आप भी जानते ही हैं कि अल्टीमेटली आप ही बैंकरप्ट होंगे, क्योंकि आपके जो 100-200 रुपए हैं वो कभी ना कभी तो ले ही लेगा। उसके इतने सारे रुपए जीतने के लिए आपको बहुत फाइट मारनी पड़ेगी। तो ये भी समझ में आता है ए के पास चांस ज्यादा है। अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं बैकलॉग से, स्ट्रेस से, एग्जाम से पहले की नर्वसनेस से, क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे हैं, पढ़ते हैं पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम मजदूरी से बेटर आउटपुट चाहते हैं, तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। हमने इस पर बहुत मेहनत किया है। दिस कैन चेंज योर लाइफ। अब इसमें थोड़ा सोचो कि इसको कैसे करेंगे और ये पिछले वाले से कनेक्टेड कैसे है। थोड़ी फील आ भी रही होगी कि ये पिछले वाले से कनेक्टेड ऐसे है कि पिछली बार में क्या हुआ उससे अगली बार पे डिपेंड कर रहा है कि पिछले टॉस में कितने रुपए आ गए थे किसी ए के पास और बी के पास, और अब क्या होने वाला है, यानी पिछली वाली की बात पे डिपेंड हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी कि ए जीतेगा विल बी अ फंक्शन ऑफ कि ए के पास कितने पैसे हैं उस मोमेंट पे। ये उसी तरह की चीज जैसे डायमंड वाले में इट मैटर्ड कि इस वक्त कौन थ्रो कर रहा है तो अगले वाले के पास किसके पास जाने का कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज अ फंक्शन ऑफ कितने पैसे, तो मतलब पी विल बी अ फंक्शन ऑफ एन। लेट से हम मान लेते हैं कि पी एन इज द प्रोबेबिलिटी कि ए विंस ऑल 12 रुपीज जब उसकी जेब में एन रुपीज है। मतलब जब उसकी जेब में एन रुपीज है वहां से गेम की शुरुआत हो तो उसको वो 12 के 12 टोटल रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी पी एन है। ध्यान रखिए क्वेश्चन हमसे P7 मांग रहा है क्योंकि ए जो है 7 रुपए से शुरुआत कर रहा है और वो कह रहा है कि बताओ यहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो P7 मांग रहा है। और हमने Pn अज्यूम किया कि क्योंकि जरूरी नहीं भाई गेम जब चलेगा तो 7 के 8 रुपए भी होंगे तो वहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी P8 होगी, 9 रुपए भी होंगे वहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी P9 भी होगी, उसके पास बढ़ेंगे भी और घट भी सकते हैं, 7 के हो सकता है 3 रुपए ही रह गए तो वहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी P3 होगी। तो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन के कितने पैसे उसकी जेब में है उस वक्त। अब कुछ आंसर्स हम कॉमन सेंस से ही निकाल देंगे पीएन के वेरी इजीली, अगर पूछे जाते इसी से ही तो यही से हमारा सिलेक्शन हो जाता। फॉर एग्जाम्पल P0 जेब में भैया 1 भी रुपया नहीं बचा, जुआरी लुट गया, यहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी 0, गेम खत्म, अब अलाउड नहीं है खेलना। जो आपके पास 100-200 रुपए थे वो भी अंबानी लेके जा चुका है, समझ रहे हो। तो P0 इज 0, आपने गेम खेला आप गए तो P0 इज 0। वहीं पर P12 विल बी 1, जब आपके पास 12 के 12 रुपए आ गए तो यू हैव ऑलरेडी वॉन द गेम, तो P12 विल बी 1। When A has 12 rupees, find the probability of A winning. It is victory only. तो P12 is 1. Question is asking us कि भाई P7 निकालो। P7 मांग रहा है क्वेश्चन, जो इन दोनों के बीच में कहीं आता होगा और वही देखना है कैसे आएगा। अब हो क्या रहा होगा कि A के पास N रुपीज है, वहां से विक्ट्री तक की जर्नी ऐसे जाएगी। अब वो विक्ट्री तक की जर्नी सीधी नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है अगले ही टॉस में, कि अगले टॉस में हेड्स आया या टेल्स आया। अब हेड्स आया वहां से विक्ट्री होनी है और टेल्स आया उसके बाद विक्ट्री होनी है, तो इस तरह का काम होगा। और ध्यान दो हम इसके बाद भी हेड्स टेल्स बना सकते हैं, हमने बस उसको सीधा ए विन में क्लब कर दिया। तो अब इसको सोचा जाए तो ऑफ कोर्स हाफ इज द प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा यहां से और हाफ इज द प्रोबेबिलिटी की टेल आएगा। अब यहां पे खड़ा हुआ इंसान ये सोचेगा यार हेड आ चुका है ए और मेरे से 1 रुपया बी ने ले लिया, मैं N रुपए से आया था, हेड्स आ गया तो अब मेरे पास N-1 रुपीज बचे, तो यहां से मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी Pn-1 होगी। यहीं पे अगर हाफ के बाद टेल आया तो यहां पर ए खड़ा है, तो ए कैसे सोचेगा, टेल आया 1 रुपया और मिल गया, अब यहां से जीतने की प्रोबेबिलिटी Pn+1 है। तो Pn तो यहां से लेकर यहां तक टोटल है, तो Pn का आंसर किसके इक्वल होगा, Pn विल बी हाफ इंटू दिस प्लस हाफ इंटू दिस। तो Pn का फॉर्मूला ये बने, Pn इस पर इस तरह से डिपेंड करेगी Pn-1 और Pn+1 से। ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट फंडा है, काफी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है और जेई में आ भी सकता है। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह देखे भी होंगे आप, रिकर्शन वगैरह के क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी के जेई में पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव तक में पूछे गए हैं। खैर अब क्या करें, आगे इसको किस तरह से डील किया जाए, तो ये पहचानने की कोशिश करो Pn-1 और Pn+1 का एवरेज है Pn। तो Pn कुछ नहीं है, एपी है, दिस इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
Pn -1 और Pn +1 का एवरेज है, तो Pn एक AP होगा। तो अगर Pn एक AP होगा तो Pn को अल्फा प्लस बीटा एन मान लेते हैं। AP की जनरल टर्म लीनियर होती है। P0 0 है तो अल्फा 0 आ गया, P12 1 है तो बीटा 1/12 आ गया। बस, तो Pn का क्या फॉर्मूला बना, n/12, और P7 क्या हुआ, 7/12। सो दैट इज द आंसर। आई ऑलरेडी हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मुझे पहले से पता था। अब उसने वो डायमंड वाला क्वेश्चन दिया उन भाई साहब ने, ये सोच के कि कर नहीं पाएगा। अब बच्चे लोग कहेंगे हाँ क्या पढ़ा रहे हो, इतना भी नहीं आता तुम्हें, ये सब के लिए। अब हुआ क्या, डायमंड वाला क्वेश्चन इतना सीधा भी नहीं था। उसमें कहानी ये थी कि बी के किसी भी मोमेंट पर बी के पास डायमंड है, ये जो चीज है कि अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो Bn एक प्रोबेबिलिटी है कि बी गेट्स द डायमंड आफ्टर n टाइम्स द बॉल इज थ्रोन। तो हमने ऑफ कोर्स वो n का ही फंक्शन होगा। हम ये समझ ही सकते हैं कि भाई पहली बार में बी के पास जाने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, उसे Bn मान लिया हमने। पर यहां पर एक और पंगा भी है। अब बी के पास n टाइम पे अगर डायमंड पहुंच रहा है तो वो ए से आ रहा है, बी से आ रहा है या सी से आ रहा है, इस बात पे मैटर करेगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। ए से बी के थ्रू आ रहा है तो 7/20 है, बी से बी के थ्रू आ रहा है तो 7/20 है, सी से बी के थ्रू आ रहा है तो 3/10 है। तो इसका मतलब an-1 यानी n-1 पे जो ए पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है इनटू दिस, n-1 में बी पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इनटू दिस, n-1 पे सी तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इनटू दिस, उससे bn मिलेगा हमें। तो पूरा खेल ऐसा है कि bn विल बी 7/20 टाइम्स an-1, यानी n-1 बॉल उछालने पे अगर ए के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 7/20 से मल्टीप्लाई करो तो bn मिलता है। ऐसे ही बी के पास n-1 पे बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 7/20 से मल्टीप्लाई करो तो n टाइम में भी उसके पास होगा। और सी के पास n-1 टाइम्स में बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी डायमंड होने की, उसको 3/10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, an-1 से यहां तक पहुंचने का 7/20, ये 7/20 और ये 3/10। तो स्टार्ट से इस प्रोबेबिलिटी को an-1 इंटू दिस, स्टार्ट से ये स्टार्ट है, दिस इज स्टार्ट, यहां से गेम शुरू हुआ। तो यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी an-1 इंटू 7/20, यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी bn-1 इंटू 7/20, यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी cn-1 इंटू 3/20, और ये सबको ऐड करके हम bn के पास पहुंचेंगे। ये है कहानी। तो वो उतना आसान नहीं है, बड़े मजे से एपी जैसा बन गया था ये, और ऑफकोर्स ये परेशान करेगा। इनफैक्ट मैं इसमें ये भी सोचूं कि bn को सॉल्व कर लेंगे an की फॉर्म में, an भी निकाल लेते हैं, ऐसे निकाले मैंने, an का भी ऐसे निकल सकता है, an इस तरह से आएगा और cn इस तरह से आएगा, क्योंकि an ए के पास n टाइम में बॉल होने की प्रोबेबिलिटी या डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी वो उसके प्रीवियस चांस में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। तो ये मैंने तीनों को लिखा, ये तीन, ये जो दिख रहे हैं ना गुरु घंटा, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके अगर मैं bn निकाल भी लूं तो आप समझ लेना bn जो है आंसर वो शायद हम an-1 को एलिमिनेट कर लें, cn-1 को एलिमिनेट कर लें, तो bn का जो आंसर आएगा ना वो इसकी और इसकी फॉर्म में आ जाएगा, और वो एलिमिनेट करना भी बहुत मुश्किल होगा। हम शायद इसको भी एलिमिनेट कर पाए तो इसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे होगा आगे, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही परेशानी होती है, यही टेंशन होता है, इसको करें कैसे। अब हुआ क्या, ये रिकर्शन बनाना पड़ेगा, इसको रिकर्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। क्या करें, हुआ क्या, इसी बात का कि यहां पर बंदा सोचेगा कैसे, इसी बात के 1 लाख रुपए थे, और बात अब इज्जत की आ गई थी कि करेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। पर हुआ क्या, उन जनाब ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो ये भूल गए कि लड़का नया जरूर है और मैथ्स का धनी है, मैथ्स इसको समझ में आती है। तो उन्हें तो रिकर्शन दिख रहा था कि रिकर्शन बना नहीं पाएगा, दुखी होगा, और वैसे रिकर्शन से भी होता है। मुझे लीनियर इक्वेशंस दिख रहे थे कि इनको सॉल्व कैसे करूं।
आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है यार, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके bn का कुछ रिलेशन निकाल लूंगा, उससे निकाल लूंगा, कर लूंगा, जैसे पहले AP आ गया था, कुछ ऐसा कर लूंगा। ये an bn an cn की जरूरत नहीं है, इनको हटाता हूं, लीनियर इक्वेशन जैसा मुझे दिख रहा था। ऑल्सो जो मेथड इसके बाद मैंने किया, आई हैड थॉट ऑफ इट ओरिजिनली, ऑल्दो बाद में मुझे पता लगा कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विद अ डिफरेंट स्टाइल, तो मैं उस मेथड को करूंगा, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। ऑल द बुक्स वगैरह में वो गिवन भी होगा, लेकिन मैं आप भी सोच पाएंगे, आपको भी दिखना शुरू हो गया होगा शायद कई बच्चों को कि अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कि हमें ना ये लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है, वी आर फाइंडिंग कि भाई ये लीनियर इक्वेशन जैसा है, अब इसको हैंडल कैसे करें। लीनियर इक्वेशन है कि ये 3 लीनियर इक्वेशंस और वो RHS वो टर्म है, ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा क्रेमर्स रूल जैसा, a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू d, a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू d1, क्रेमर रूल जैसा लग रहा है ना, वही तो कुछ कुछ करना है हमें। तो मैंने तुरंत वही काम किया, एक मैट्रिक्स बनाया, 7/20, 7/20, 3/10, 7/20, 7/20, 3/10, 3/10, 3/10, 2/5। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे देखो इस वाली रो को मैं कर रहा हूं m को xn-1 से मल्टीप्लाई। पहली बात, xn क्या डिनोट करता है, xn वो कॉलम मैट्रिक्स डिनोट करता है कि nth बॉल उछालने के बाद डायमंड A के पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, डायमंड B के पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, डायमंड C के पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। वो तीनों को एक कॉलम में रखा हुआ है। xn-1 मतलब पिछली बार ये है। अगर मुझे B9 निकालना है तो बेसिकली मुझे x9 का ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये वाला एलिमेंट जो ये बीच में बैठा हो, ये करना है। इस मैट्रिक्स को xn-1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आता है, खुद देख लो, दिस इंटू दिस, वो आपका an बनेगा, वो पहली इक्वेशन है। सेकेंड रो इंटू दिस आपका bn बनेगा, और थर्ड रो इंटू दिस आपका cn बनेगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m टाइम्स xn-1 इज इक्वल टू xn, यानी जो xn-1 है प्रीवियस स्टेज, उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो अगली स्टेज आ जाती है। हर प्रीवियस स्टेज को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगली स्टेज आती है। ये इक्वेशंस यही कहना चाह रही हैं, प्रीवियस स्टेज an-1 bn-1 और cn-1 की फॉर्म में है, अगली स्टेज an bn cn की फॉर्म में है। तो an bn cn आर लीनियर फंक्शंस ऑफ an-1 bn-1 cn-1। यही तो होता है क्रेमर्स रूल और मैट्रिसेस में, और क्या होता है, कोई नया काम तो सोचा नहीं है, आपको भी क्लिक हो गया होगा कुछ बच्चों को। अब वी हैव टू फाइंड xn, और याद रखो कुछ चीजें हम ऑटोमेटिकली निकाल भी सकते हैं। x0 ये होगा जब बॉल फेंकी नहीं। याद करो शुरू में सबसे पहले डायमंड किसने झपट लिया था, ए ने, तो शुरू में ए के पास डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 1, बी और सी के पास 0 फर्स्ट टाइम, ये x0 है। हमें 9 बार जब उसने ऐसे ऐसे बॉल फेंका गया, उसके बाद जो हुआ उसका आंसर निकालना है, तो बेसिकली हमें x9 निकालना है। अच्छा, अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हमने टॉपर्स ओनली इसीलिए डिक्लेयर किया है। इस सीरीज में क्वेश्चन देख के सोचने का मेथड लगा, डायरेक्ट नहीं था, क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर सोचना पड़ रहा था। और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो जेईई एडवांस के पेपर में दिखते हैं। पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बनाता हूं तो बच्चों की फरमाइश ऐसी आती है कि सर वो टॉप 100 क्वेश्चंस करवा दो, ब्लैक बुक के क्वेश्चंस करवा दो। अब देखो बच्चों, एक पीपीटी बना के या बुक के फोटो खींच के यहाँ पर क्वेश्चंस कराना, आई नो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुद समझो इसमें उससे कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है। और जब हर चैनल पे वही चल रहा है कि सब कुछ वही इंपॉर्टेंट, वही वन शॉट चल रहा है, तो एक्चुअली जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर एक्चुअली उनके दिमाग को पुश किया जा रहा है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको ये समझ में आया अभी तक, तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली घर पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो करिए, पर इस चैनल पे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह देखते रहिए, तभी एग्जाम में आपका दिमाग शार्प होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि डायरेक्ट यही आएगा, वो लोग झूठ बोलते हैं कि डायरेक्ट हमारे नोट से आएगा, ऐसा नहीं होता। आपका ब्रेन ग्रो करेगा तो आप एग्जाम में अटैक कर पाओगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है फिर भी आपको ये समझ में आ रहा है, तो भाई तैयारी अच्छी करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कर सकते हो। तो ये सीरीज इसलिए हमने ओनली टॉपर्स रखा है क्योंकि बाकी बच्चे कई बार ऐसा डिमांड करते हैं कि इस चैनल को भी वैसा ही बना दो जैसे एक ठोक पीट के, जैसे बाकी सब है, वहीं पर फॉर्मूला है, वहीं पर सब कुछ है।
आई नो दैट इज गुड, वो भी अच्छा है, लेकिन बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट। स्क्रिप्टिंग लगती है, कंटेंट लगता है, स्टोरीज लगती है, न्यू कॉन्सेप्ट लगता है, हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट डालना होता है। आप जितने भी वीडियोस देखोगे हमारे चैनल पे, लाइन से देखिए शुरू से एंड तक, हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट होगा। तो सोचिए इतने नए कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिससे हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में हमें वहां फ्रेश सोचना है, एडवांस के पेपर में तो एटलीस्ट सोचना ही है। तो ये चीज है कि आपका ब्रेन जितना शार्प होता जाएगा और जितना आप सोच पाएंगे उतना आपको फायदा होगा। तो मैं चाहता हूं कि यस वी विल ब्रिंग दैट दो सीरीज ऑल्सो, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम प्लेस जहां पर इस तरह की डेप्थ की बात हो। नहीं तो मैथ्स को आप संस्कृत ही बना दिए हैं, जिसमें बस बालक के रूप याद करो, वो करो थोड़ा। तो चलो हमें x9 निकालना है। अब x9 कैसे निकाले, इसका भी हमें मिडिल टर्म ही चाहिए, याद रखिएगा। ऑल्सो भाई m xn माइनस 1 वॉज xn, तो m x नॉट विल बी x1। यस, पहले वाली स्टेज से में m मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड वाले थ्रो का आंसर आ जाएगा। दोबारा m मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई, तो m स्क्वायर x नॉट विल बी m x1 विल बी x2, क्योंकि m xn माइनस 1 इज xn ना। तो दो बार m मल्टीप्लाई करोगे x2 आएगा, ऐसे ही तीन बार m मल्टीप्लाई करोगे x3 आएगा। अपने को x9 चाहिए, यानी m को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 9 बार। m रेस्ट पर 9 से इस चिंदी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x9 आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट ढूंढ दो तो आपका आंसर है। ये क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। अब इस मैट्रिक्स की पावर 9 चाहिए और उसमें से ये वाला एलिमेंट चाहिए। अब m9 भी पूरा, m की पावर 9 भी पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें से भी एलिमेंट हमें 2,1 ही चाहिए। मान लो देखो m जो की पावर जो 9 है वो कुछ आया होगा, उसमें यहां एलिमेंट होगा, यहां होगा, यहां, ये सब एलिमेंट्स बैठे होंगे, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमें ये कैसे प्रोड्यूस होगा, ये जब प्रोड्यूस होगा जब ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये दोनों एलिमेंट तो जीरो है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं है, तो पूरा कंट्रीब्यूशन इसी का ही होगा। तो इसका मतलब अगर हम ये वाला एलिमेंट ढूंढ दें m9 का, m की पावर 9 का, तो आंसर आ जाएगा। पूरा m की पावर 9 भी नहीं ढूंढना, हमें एलिमेंट 2,1 ही ढूंढना है m की पावर 9 का, दैट्स ऑल। वही एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होकर ये दे देगा, और ये तो 1 ही है, एक्चुअली यही एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बस यही चाहिए। अब ये एलिमेंट कैसे ढूंढे, और मैं आपको बता भी चुका हूं कि भाई इस सीरीज को फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे कोर्सेज वगैरह चेकआउट कीजिए, एकेडसा दोस्त जरूर चेकआउट कीजिए। जो बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर सीरियस है वो जानते हैं रिजल्ट सिर्फ वन शॉट, मतलब वो भी अच्छा ही है देख लो, लेकिन सिर्फ बैठे हुए क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बस हम फिर से पढ़ रहे हैं, उससे नहीं आता, सेल्फ स्टडी से आता है। उस होपियम के चक्कर में मत पड़िए, जाइए एक बार वो वीडियो देखिए होपियम वाला भी, आप समझेंगे एकेडसा दोस्त आपके लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए अब हमें m की पावर 9 निकालना है। कई बच्चों को यहां भी क्लिक हो गया होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मैट्रिक्स की हायर पावर चाहिए, केली हैमिल्टन थ्योरम लगा लो, तो तुरंत उसकी आइगन इक्वेशन निकालते हैं, और आइगन इक्वेशन बड़ी ही प्यारी सी आ जाती है ऐसी, 10 लैम्डा क्यू माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, मतलब इसकी आइगन वैल्यू एक जीरो है, एक 1 है, एक 0.1 है, और 0 होनी भी चाहिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 भी आ रही है शायद, देख लीजिएगा ये दो कॉलम सेम है ना, तो मतलब देख लीजिए शायद ऐसा हो रहा है, ये मैंने सॉल्व करके निकाला है, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अपने आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया, अब इसी से ही रिड्यूस करते 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 पावर 9 तक पहुंचना है, तो ये आंसर आता है लैम्डा की पावर 9। तो बस m रेस्ट पर 9 इज 10/9 m स्क्वायर माइनस m/9, ये आंसर है। अब m स्क्वायर और m ही चाहिए, तो और उसका भी हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, वही वाला याद रखिएगा 2,1, तो 1/9 m, इसका भी एलिमेंट 2,1 देख लेते हैं, वो 7/20 है, तो वो तो ये वाला पार्ट हो गया 1/9, सिर्फ एलिमेंट 2,1 ले रहे हैं। m स्क्वायर के अंदर एलिमेंट 2,1 क्या होगा, जब ये इसी से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 7/20 इंटू 7/20 प्लस 7/20 इंटू 7/20 प्लस 3/10 का स्क्वायर, और बाहर ये 10/9 पड़ा है, इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, आंसर 1/3 आ जाता है। इतना सिंपल आंसर। तो क्या इतना सिंपल जो आंसर है इसका और कोई इंट्यूटिव मेथड भी है? ऑफ कोर्स देयर इज एन अल्टरनेटिव इंट्यूटिव अप्रोच आल्सो, पर वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताया हूं आपको, वो इस क्वेश्चन में लग रही है क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स बन रहा है ना वो सिमेट्रिकल है।
और उसकी डिजिट्स कुछ ऐसी हैं, वो डिजिट जरा सी भी मैंने इधर उधर करी तो वो नहीं लगेगा। तो उसको बताने का मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस ये सोचने का तरीका आपको दिखाने का था। तो आई होप सबको ये पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए लाया हूं जो बिल्कुल जेई में आ सकता है और बहुत ज्यादा इजी भी है, क्योंकि इसमें इतना बड़ा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। एक मशीन है जो या तो स्टेट ए या स्टेट बी में हो सकता है, और एट द एंड ऑफ एवरी आवर वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। स्टेट ए से शुरुआत की है उसने मशीन ने, हर घंटे के बाद अपनी स्टेट चेंज करता है। और किस तरह से चेंज करता है, अगर ओरिजिनल स्टेट ए है तो ए से ए में ही रुकने का चांस 0.7 है, ए से बी में जाने का चांस 0.3 है, बी से ए में जाने का चांस 0.2 और बी से बी में जाने का चांस 0.8 है। तो बताइए 6 घंटे के बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मशीन स्टेट बी में होगी। ये आप काफी इजीली कर पाएंगे क्योंकि इसका मैट्रिक्स भी छोटा सा ही बनेगा और सब कर लेंगे। तो इस होमवर्क में इसका आंसर कमेंट से बताइएगा। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।